आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं आप सभी लोगों के YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में। अभी तक जिन लोगों ने एमटीएस का फॉर्म न भरा हो, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि 30 अप्रैल से पहले तक अपने फॉर्म फिलअप कर दें। ये ना देखें कि 20 दिन है, 10 दिन है, क्योंकि अंत में जानते हैं कि सर्वर डाउन, ये समस्या वो समस्या। तो समय से पहले ही फॉर्म वगैरह भर के एकदम तैयारी में अपने जुट जाए। अब से एमटीएस के जितने भी पेपर आप लोगों के हुए हैं, पिछले सत्र में जितने भी पेपर हुए हैं सीबीटी के थ्रू, वो सारे पेपर को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम लोग डे बाय डे लगाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेहतरीन और सुंदर कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो फटाफट अपने कॉपी और कलम को लेकर के बैठ जाइए। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है लगाते चलिए, जो क्वेश्चन आपको समस्या पैदा कर रहा है उसको एक तरफ से नोट करके यहां से सीखने का प्रयास करिए। कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। एमटीएस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे सवालों का धुआं धुआं कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। एक वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा और उसी में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रोज मैं आप लोगों को एमटीएस का जो है कराऊंगा। आप एकदम निश्चिंत रहें। आपको पेपर से पहले बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा देंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे एमटीएस का तो आपको लगेगा कि कितना ज्यादा फायदा इससे आपको मिला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन औसत से क्वेश्चन पूछा गया है। औसत से, तो औसत से क्वेश्चन पूछा गया तो पहले औसत के बारे में कुछ चीजों को आप लोग जान लीजिए। जैसे कि ये मेंबर होता है और ये एवरेज होता है और ये टोटल होता है। मेरे तरीके से ये मैट मतलब जो चटाई बिछाते हैं हम लोग ना, मैट। तो एम का मतलब मेंबर, ए का मतलब एवरेज और टी का मतलब यहाँ पे टोटल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सवाल को औसत में लगाएंगे और कोई कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले नहीं, पूरे मैट पे हम लोग औसत लगा के खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए। सवाल में मेंबर रहेगा तो यहां पे लिखना है, एवरेज रहेगा तो यहां पे लिखना है। टोटल कैसे निकलता है? यदि मेंबर का एवरेज में गुणा कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, अब पहला सवाल मैं आप लोगों को पढ़ता हूं। 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में, देखिए मेंबर पहले आपको दे दिया है, कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति हैं। कि संयुक्त परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे, एक व्यक्ति सबसे बड़ा है और एक व्यक्ति सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा एक्स मान लो, जो सबसे छोटा है उसको वाई मान लो। इनके सदस्यों में आयु का अंतर 82 साल है। इन दोनों में कितने साल का अंतर है मेरे बच्चों? 82 साल का अंतर है। जो सबसे बड़ा मेंबर है और जो सबसे छोटा मेंबर है, उनके बीच में 82 वर्ष का डिफरेंस है। अब करा, यदि इन दोनों को इस पूरे संयुक्त परिवार से निकाल दिया जाए, जब दो आदमी को निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 14 ही ना बचेंगे। अब इनका औसत सवाल में दे रखा है 28 साल। ये जो 14 है इनका एवरेज दे रखा है 28 साल और सवाल में कह रहा है कि पूरे संयुक्त परिवार का औसत देखा जाए तो 30 साल। पूरे संयुक्त परिवार का औसत देखा जाए तो कितना है मेरे दोस्तों? 30 साल। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र बतानी है। सबसे बड़ा मतलब ये जो यक्ष है यही सबसे बड़ा है ना, इसी की उम्र बतानी है। अब सुनिएगा कितना आसान है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये दोनों टोटल मिला के कितने हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने। लेकिन ये गुणा उड़ी मत करिए, सुनिएगा, टी भी हटा दीजिए। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पहले वो समझिए। यहाँ पे दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर है, हम इन्हीं दोनों व्यक्तियों के उम्र का योग निकाल देंगे। हम इन्हीं दोनों व्यक्तियों की उम्र का क्या निकाल देंगे? योग निकाल देंगे। यदि ये मैं निकाल दूंगा तो आपको मालूम है कि माइनस वाई से प्लस वाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक्स कितना है? एक्स 2x बराबर ये नंबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये दोनों नंबर निकलेंगे कैसे? x प्लस वाई का योग निकलेगा कैसे, वही आपको मैं बताने जा रहा हूं। सुनिएगा, सबसे पहले आप एक चीज बताइए, ये जो मेंबर हैं और ये जो एवरेज हैं, क्या इनका डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अब बात होगी सेम और अपोजिट का मतलब क्या होता है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि यदि ये बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ने चाहिए, उनको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। या ये घट रहे हैं तो ये भी घटने चाहिए, तो भी उसको सेम डायरेक्शन बोलेंगे। यानी एक घटा तो दूसरा भी घट रहा है, सेम डायरेक्शन। या एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो भी उसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं। हम बोलेंगे तीर घाट चलो तो तुम मीर घाट जा रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले डायरेक्शन चेक कर लो तो समझ में आ रहा है ना। 16 से 14 हो रहा है, घट रहा है।
ये 30 से 28 हुआ, ये भी घट रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम है। अब देखिए जब डायरेक्शन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और डायरेक्शन उल्टा होता है तो वहां पे घटाते हैं। तिरछा या तो जोड़ेंगे या तो तिरछा घटाएंगे। घटाएंगे कब तिरछा, जब डायरेक्शन उल्टा होगा। कब जोड़ेंगे तिरछा, जब डायरेक्शन सीधा यानी सेम होगा, यानी हमको इनको जोड़ना है। अब जोड़ने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए, इधर कितना कम हो रहा है तो आप कहेंगे 2, ठीक उल्टा 2 का गुणा यहां। इधर कितना कम हो रहा है तो इधर भी 2 का कम हो रहा है, तो ठीक इसके उल्टा यहां पे 2 का गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे। 16 दूना होता है 32 और 28 दूना होता है 56। क्लियर है ना। सबसे पहला काम डायरेक्शन चेक करना है। डायरेक्शन सेम होगा तो तिरछा जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले देखेंगे इधर कितना कम हो रहा है तो उसके उल्टे गुणा, इधर कितना कम हो रहा है तो उसके उल्टे गुणा करने के बाद ही जोड़ेंगे। 6 2 8 5 3 8, ये जो 88 आया ये पता है क्या आया, x प्लस वाई आ गया। मतलब जो दोनों व्यक्तियों को आपने समूह से निकाला था उन दोनों व्यक्तियों का टोटल जो उम्र है वो कितना है, 88 साल है। यानी वो दोनों व्यक्ति टोटल मिला के कितने साल के हैं, 88 साल के हैं, जिनका अंतर आपको 82 दिया था। अब बताइए प्लस वाई माइनस वाई खत्म, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 8 2 10, 8 8 16 और 1 17, तो x बराबर मेरे बच्चों कितना आ जाएगा बताइए ना, 85। यानी जो बड़ा व्यक्ति है वो कुल मिलाकर के 85 साल का है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है, उनका अनुपात 7:12 है। यानी दो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है, 7:12 के अनुपात में। तो माना पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 12x हो जाएगी। तो 12 सते कितना हुआ, 84। यदि मैं इनका गुणा करूं तो 12 सते 84 x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इन दोनों धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल इधर होगा वो कितना होगा, 84 x स्क्वायर होगा। और सवाल में बोला कि इन्हीं का गुणनफल 1344 है, दोनों आपस में बराबर, इन्हीं का गुणनफल सवाल में दिया 1344 और इधर इनका है 84 x स्क्वायर बराबर होंगे। अब इनको काट दीजिए, 12 सते 84, 12 से काटेंगे 12 इकैया 12, 1 बचा, 12 इकैया 12, कितना बचा, 2 बचा, 12 दूना 24 ना। 7 से काटिए तो 7 से कट जाएगा, 7 इकैया 7, 3 1 4, 7 6 42, x स्क्वायर बराबर 16 आ गया मेरे दोस्तों। तो x बराबर कितना होना चाहिए, 4। x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर 16 का वर्गमूल निकाल दीजिए 4। अब x का मान 4 आया तो 7x में 4 का गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, यानी जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, 28 है। और बड़ी पूछता तो इसी 4 का गुणा 12 में कर लेते हैं, 12 चौक 48, बड़ी संख्या कितनी हो जाती है, 48 हो जाती है, काम खत्म। ठीक। चलिए फटाक तीसरा क्वेश्चन, कोई बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है और 189 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए चाल, समय और दूरी का क्वेश्चन है, सिर्फ एक तरीका चाल, समय और दूरी पे हम लोग लगाएंगे, खत्म। वो एक तरीका समझ लीजिए, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी औसत का एक तरीका बताया MAT, ये पूरे औसत पे लागू होगा, तो इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में यदि कोई औसत का सवाल आए तो ये जान लीजिए कि MAT पे ही लगेगा। अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं चाल समय दूरी का तरीका है, वो चाल समय दूरी पर ही लगेगा, पूरे 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 सवाल में आती है। तो स्पीड, डिस्टेंस और ये टाइम, यही हुआ ना चाल समय दूरी, बस यही तरीका है। यहाँ पे चाल लिखना है, यहाँ दूरी लिखना है, यहाँ पे समय लिखना है। अब देखिए कह रहा है ना, एक कार है और एक बस है, सवाल का मतलब समझिएगा, एक कार है और एक बस है, ये दूरी को तय करना चाहते हैं, वो दूरी है टोटल 189 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के जो अनुपात है सवाल में बोला है 3:2 है। कितना है, 3:2, यानी कार की स्पीड ज्यादा है और बस की स्पीड कम है। सबसे पहले बस चलती है, स्थान ए से बी की तरफ चलती है और उसके 1 घंटे बाद कार निकलती है। 1 घंटे बाद कार निकलती है, लेट निकलती है, लेकिन बस से पहले में पहुंच जाती है, आधा घंटा वो भी पहले। सवाल पढ़िए, दिया है कि 1 घंटे लेट ये निकलती है लेकिन बस से आधे घंटे पहले ही पहुंच जाती है। तो आप मुझे बताइए इस कार ने कुल कितना समय बचाया, बस के कंपेयर में, बस की तुलना में कुल कितना समय बचाया। वो तो 1 घंटा जो लेट चली थी, 1 घंटा बस चल रहा है, 1 घंटे तक बस हनहना के चला और ये कार अपने जगह पे अपने गैरेज में मजा ले रही थी, तो 1 घंटा वो भी बचा ली।
और प्लस आधा घंटा पहले पहुंची, आधा घंटा वहां और सुस्ताई ली, तो कुल मिलाकर के 1.5 घंटे का समय बचाया कार ने बस के तुलना में। एक चीज और समझिएगा, स्पीड जो होता है वो टाइम का ठीक उल्टा होता है। यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो किसी जगह पर जल्दी पहुंचेंगे, और यदि स्पीड कम घटाएंगे तो किसी जगह पर लेट से पहुंचेंगे। यानी चाल समय का ठीक उल्टा होता है। यदि इनके में स्पीड का रेशियो 3 और 2 का है तो टाइम का रेशियो 2 और 3 का होना चाहिए। टाइम का रेशियो ठीक इस रेशियो का क्या होगा, उल्टा। अब आप मुझे बताइए, इधर कार कितना यूनिट का समय ले रहा है, 2 यूनिट का, और बस कितना यूनिट का समय ले रहा है, 3 यूनिट का। इधर टाइम कितना बचाया कार ने, बताइए ना। मान लीजिए कार 2 घंटा में पहुंच गया और बस का घंटा में पहुंचा है, 3 घंटा में पहुंचा है, तो इधर जो है कार ने कुल मिला के कितने घंटे का समय बचाया, 1 घंटे का। और सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सवाल में 1.5 घंटे का बचत कर रही है बस के कंपेयर में। कितने घंटे का, 1.5 घंटे का। दोनों आपस में बराबर। भाई 1 घंटा लेट चली थी, आधा घंटा पहले पहुंची, तो कुल मिलाकर 1.5 घंटे बचाया। सवाल की तरफ देखेंगे तो 1.5 घंटे का बचत है समय में, इधर देखा जाए तो 1 घंटे का बराबर। 1 की वैल्यू 1.5 घंटा, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए, 15 या 45, 4.5 घंटा। हम 3 की वैल्यू इसलिए निकाले हैं क्योंकि मुझे बस की चाल बतानी है। तो बस की चाल मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे बस का टाइम पता रहेगा, क्योंकि चाल बराबर सबको मालूम है कि चाल बराबर होता है दूरी, और बटे क्या होता है, समय होता है। तो दूरी तो हमको मालूम है कि 189 किलोमीटर है, और कितने समय में दूरियां तय करेगी ये समय पता करना पड़ेगा। तो बस का समय आ गया 4.5 घंटा, क्योंकि बस ने कुल यहाँ पे अनुपात में कितने का समय लिया है, 3 यूनिट का। 3 की वैल्यू आ गई 4.5 घंटा। तो 189 किलोमीटर को 4.5 घंटे में बस ने तय किया है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, पॉइंट खत्म कर दीजिए, 0 को बढ़ा दीजिए, 45 गुना 90, 45 चौका 180, ये आपको कुल मिला के 42 बार में कट जाएगा मेरे दोस्तों। कितनी बार में, 42 बार। तो आपका जो चाल आ गया बस का वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया तरीका है, बिना किसी फार्मूले के आप चाहें तो इसका धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीधे हम लोग चलते हैं। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको ये चीज समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं घबराए नहीं, मैं टाइप बाय टाइप इसको मैं आप लोगों को जो अलग से वीडियो जो बेसिक मैथ का सिखाने वाला हूं उसमें इन सब बातों को बहुत आराम से बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 विशेष स्थानों का भ्रमण करते हुए 80 परिवारों का उनके सबसे पसंदीदा स्थान के सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, देखिए 6 विशेष स्थान है, दे रखा है 6 विशेष स्थान। ठीक है, थोड़ा ऐसे समझा देना, आप समझ लीजिएगा फिगर में। मुंबई एम लिख दे रहे हैं, समझ जाइए कि मुंबई है 20%। ठीक है, ये जयपुर है, जयपुर है आपका कितना परसेंट, 15%। शिमला 20%, चेन्नई 15%, चंडीगढ़ है आपका 20%। एक जगह और कुछ है, शायद आगरा है क्या, 10%, 18%। ठीक है, ये है आपका सवाल। देखिए 15, 15, 30, 30, 20, 50, 20, 70, 70, 20, 90, 10, 100। ठीक है, ये 6 स्थान है। 80 परिवारों ने इस 6 स्थानों का भ्रमण किया। ठीक है, 80 परिवारों का सबसे पसंदीदा स्थान के बारे में जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इसे निम्न पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उन परिवारों के केंद्रीय कोण ज्ञात करने हैं, उन परिवारों के केंद्रीय कोण ज्ञात करने हैं जिन्होंने जयपुर जाना पसंद किया था। केंद्रीय कोण बताना है, कोण में बताना है। ये सारे सवाल आपके प्रतिशत में है। अब देखिए 80 परिवार हैं, परिवार कितने हैं, 80 परिवार हैं। ठीक है, अब बताइए जयपुर का बताना है कि जयपुर कितने लोगों ने, कितने परिवारों ने, कितने लोगों ने जयपुर जाना पसंद किया वो नहीं बताना है, बल्कि उनका कोण में बताना है। ठीक है, केंद्रीय कोण बताना है। कोण में मान कितना होगा, प्रतिशत में तो मान लो कि 15%। कितने का 15%, टोटल परिवार 80 है, 80 का 15% कितना होता है, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 तिया 15 और 4 तिया 12।
यानी 12 परिवार, 80 में से कितना परिवार, 12 परिवार ने जयपुर जाना पसंद किया था। इसी 12 परिवार का जवाब आपको कोण में देना, क्योंकि कोण में उत्तर बताइए। पूरा सर्कल मालूम है ना कितने डिग्री का होता है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, 360 कोण का। और पूरा परिवार कितना है, 80 परिवार है, ये पूरा 80 परिवार ने इस 360 डिग्री चैनल को भ्रमण किया है, यानी 80 परिवार की वैल्यू कितनी है, 360 कोण हम कह सकते हैं। पूरा परिवार, कुल परिवार 80 और कुल कोण 360, 80 की वैल्यू 360। आपको मालूम है इधर वैल्यू वाली हमेशा नीचे आती है, इधर की वैल्यू हमेशा नीचे आती है, और यहाँ पे हम उसी का गुणा करते हैं जो हमको बताना है। हमको 12 परिवार की वैल्यू बतानी है, तो 12 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों। अब आप मुझे बताइए 80 परिवार की वैल्यू यदि 360 कोण है तो 12 परिवार का वैल्यू कितना होना चाहिए। यहाँ पे आप काट सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से 36 कट गया, 18 बार में, और 18 तिया कितना, 54 अंश। ठीक ना, ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि 54, यानी इस जो 15% है, जिसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो कितना होगा, 54। ठीक ना, 54 केंद्रीय कोण लोगों ने जाकर के जयपुर को पसंद किया। यदि संख्या में पूछेगा तो 12 परिवारों ने जो है जयपुर जाना पसंद किया है। इस 12 परिवार को कोण में तब्दील करना होगा तो कोण का मान कितना आना चाहिए, 54। ठीक है।